हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मिथिलेश कुमार। मिक्का एकेडमी यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। सीडीपी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन इसमें हम लोग देखने वाले हैं, जो कि टोटल सीडीपी के भाग से 30 क्वेश्चन को एनालिसिस करने वाले हैं। और यह है 2019 में पेपर 1 में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे यह है 2019 का टेस्ट बुकलेट कोड ये है। और यहाँ पे कुछ विद्यार्थियों के लिए निर्देश दिया हुआ रहता है, और इधर ही इंग्लिश माध्यम के लिए इंस्ट्रक्शन फॉर कैंडिडेट के लिए है सो दिया हुआ रहता है। आप इसको देखकर पढ़ सकते हैं क्या क्या निर्देश रहता है, इसमें कितना मिनट मिलता है, कौन भाग में कितना क्वेश्चन रहता है, कितना प्रश्न से स्टार्ट होता है, प्रश्न संख्या कितना से स्टार्ट होता है, कितना एंड होता है, ऐसा भी है। यहाँ पे है भाग 1 में बाल विकास व शिक्षा शास्त्र से 1 से 30, गणित, पर्यावरण, भाषा 1 अंग्रेजी या हिंदी, भाषा 2 अंग्रेजी व हिंदी, इस तरह से कुछ रहता है। आप लोग है देख लीजिएगा। और यहाँ पे कुछ भरने के लिए रहता है, जो कि नेम ऑफ द कैंडिडेट कैपिटल लेटर में यहाँ पे नाम लिखना रहता है। रोल नंबर यहाँ पे अंकों में लिखना रहता है। इनवर्ड में नीचे यहाँ पे रोल नंबर लिखना रहता है। परीक्षा केंद्र जो कि कैपिटल लेटर में लिखना रहता है। और यहाँ पे कैंडिडेट सिग्नेचर रहता है, और जो यहाँ पे इन्वेस्टिगेटर रहते हैं उन लोग है यहाँ पे सिग्नेचर करते हैं। नेक्स्ट हम लोग प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसमें हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 1, भाषा अर्जन के एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है। इसमें पूछा जा रहा है दोस्तों, जो भाषा अर्जन है एवं विकास के लिए जो सर्वाधिक संवेदनशील अवधि है कौन सी अवधि में माना गया है। तो ऑप्शन 1 में दिया हुआ है जन्म पूर्व अवधि, ऑप्शन 2 में दिया हुआ है प्रारंभिक बाल अवस्था, ऑप्शन 3 में दिया हुआ है मध्य बाल अवस्था, ऑप्शन 3 में दिया हुआ है किशोरावस्था। तो यह इसका है राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2 प्रारंभिक बाल अवस्था। और इधर इंग्लिश में जो कि दिया हुआ है, इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2 एयरली चाइल्डहुड। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित में से कौन सी लॉरेंस कोलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है। ऑप्शन 1 प्रसुप्ति अवस्था, ऑप्शन 2 सामाजिक अनुबंधन अभिन्यास, ऑप्शन 3 मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और ऑप्शन 4 में दिया हुआ है उद्योग बनाम अधीनता अवस्था। तो इसका है पूछा जा रहा है लॉरेंस कोलबर्ग द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक स्टेज यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो कौन सा स्टेज में होता था, तो यह है ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें हम लोग देखेंगे कि सामाजिक अनुबंधन अभिन्यास के बारे में जिक्र किया हुआ है। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा द सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 3, कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्रायः लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है, यह किसका उदाहरण है। तो एक शिक्षक है जो कि लड़कियों की तुलना में है ज़्यादातर फोकस है लड़कों पर रखता है। और देखते हैं इसके ऑप्शन में। ऑप्शन 1 में दिया हुआ है जेंडर पक्षपात, ऑप्शन 2 में जेंडर पहचान, ऑप्शन 3 में जेंडर संबद्धता, ऑप्शन 4 जेंडर समरूपता। तो यह है तुलना कर रहा है या किसी से पक्षपात कर रहा है, लड़का लड़की के बीच भेदभाव कर रहा है। तो इसका है राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1 जेंडर पक्षपात, यानी इंग्लिश में जेंडर बाइज। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4, बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली है। ऑप्शन 1 जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा, ऑप्शन 2 जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं को महत्व देना, ऑप्शन 3 जेंडर पृथक खेल समूह बनाना, और ऑप्शन 4 जेंडर पृथक बैठने की व्यवस्था करना। तो इसमें पूछ रहा है बच्चे में जेंडर रूढ़िवादिता एवं जेंडर भूमिका अनुरूप को कम करने के लिए है कौन सा यह पद्धति प्रभावशाली होगा। तो यह है जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा करना, यह है
प्रभावशाली होगा। अगर क्लासरूम में जेंडर से संबंधित चर्चाएँ किया जाएंगे तो है सो अच्छा माना जाएगा। और इस तरह से प्रश्न 4 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1 राइट, जो कि इधर इंग्लिश डिस्कशन अबाउट जेंडर वाइज। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 5। निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दिया है? ऑप्शन 1 में है जेबी वाटसन, ऑप्शन 2 में है लेवास्की, ऑप्शन 3 में है जीन पियाजे और ऑप्शन 4 में है लॉरेंस कोलबर्ग। तो जो कि मनोवैज्ञानिक कौन से हुए जो कि बच्चों को ज्ञान सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उन पर है सो चिंतन के पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दिया? तो प्रश्न संख्या 5 का जो राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2 लेवल्सकी हैं, जो कि इन्होंने है सो सामाजिक संस्कृति का सिद्धांत दिए और इसमें है सो बच्चे को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तु पर इन्होंने है सो अध्ययन किए और उनके बारे में बतलाएं कि बच्चे समाज में कैसे इंटरेक्ट होकर सीखते हैं। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 6। जिक्सा पहेली को कराते समय 5 वर्ष की नजमा स्वयं से कहती है, नीला टुकड़ा कहाँ है? नहीं, यह वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला, जिससे यह जूता पूरा बन जाएगा। इस प्रकार की वार्ता को वाइगोस्की की किस तरह संबोधित करते हैं? यहाँ पे है सो एक जिक्सा पहेली है सो सॉल्व कर रही है नाजमा, जो स्वयं में है सो अपनी बात करती है और कहती है कि नीला टुकड़ा कहाँ है? नहीं, यह वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला, जिसमें यह जूता है सो पूरा बन जाएगा। तो यह किस तरह की वार्ता है? ऑप्शन 1 में देखते हैं व्यक्ति की वार्ता, ऑप्शन 2 में जोर जोर से बोलना, ऑप्शन 3 में पाठ ढांचा, ऑप्शन 4 में आत्म केंद्रित वार्ता। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1, जो कि नाजमा द्वारा है सो व्यक्तिगत वार्ता किया जा रहा था। तो यह है सो व्यक्तिगत वार्ता प्राइवेट स्पीच के अंतर्गत आ जाएगा। इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1। और इसमें है सो साइलेंट स्पीच, इनर स्पीच, प्राइवेट स्पीच, इन सभी के बारे में दिया हुआ रहता है और इससे लेबोस्की से संबंधित यह है सो सवाल यहाँ से 1 या 2 सवाल पूछ ही लिया जाता है। तो इसमें है सो यह है सो नाजमा खुद से बात कर रही है, यानी उसका बात को है सो कोई सुन सकता है और नहीं भी सुन सकता है। तो यानी बोल बोल कर वो बोल रही है, बोल बोल कर है सो वो बोल रही है और अपना है सो सोल्व कर रही है। तो यह है सो व्यक्तिक वार्ता हो जाएगा। और जब यह नाजमा है सो मन ही मन है सो सोच कर सोल्व करती पहेली को, तो यह है सो साइलेंट स्पीच के अंतर्गत आ जाता। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 7। बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो बच्चों को संकेत यहाँ पे दिया जा रहा है और आवश्यकता पड़ने पर उसको सहयोग प्रदान किया जा रहा है। तो देखते हैं ऑप्शन 1 में प्रबलन, ऑप्शन 2 में है अनुबंधन, ऑप्शन 3 में है मॉडलिंग, ऑप्शन 4 में है पाठ या ढांचा। तो जो कि संकेत देना और टेम्पररी सपोर्ट देना, तो ये सभी क्या आ जाते हैं? स्कैप फोल्डिंग यानी पाड़ या ढांचा। बता दें दोस्तों, यह शब्द है सो इंग्लिश में ही आप लोग ध्यान में रख लीजिएगा, क्योंकि हिंदी में कहीं पाड़ लिखता है, ढांचा लिखता है, मचान लिखता है, इस तरह से विभिन्न शब्द का उपयोग किया जाता है, जो कि समझना एग्ज़ाम सेंटर में काफ़ी समस्यात्मक हो जाता है। तो इसलिए डायरेक्ट आप लोग ध्यान में रखिएगा स्कैप फोल्डिंग। और स्कैप फोल्डिंग क्या होता है कि अगर मान लीजिए किसी को है सो सहारा दे रहे हैं, सपोर्ट दे रहे हैं और वह अपने गंतव्य स्थान पर चल जाता है, अपने मंजिल पर पहुंच जाता है, तो सपोर्ट देना ही स्कैप फोल्डिंग कहलाता है। आप लोग देखे होंगे बचपन में जब साइकिल चलाते होंगे तो कोई पीछे से
पकड़े हुए रहता होगा और आप पेंडल मार रहे हैं, चला रहे हैं, और फिर पीछे से सपोर्ट छोड़ दिया जाता है और एक दिन पता चलता है कि बिना सहारे से साइकिल चलाने लगते हैं। और अब नए साइकिल में देखते हैं कि टेम्प्रोरी सपोर्ट के लिए पीछे में 2 चक्का और एक्स्ट्रा लगाया हुआ रहता है, जो कि यह स्कैफोल्डिंग का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 8। निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सा जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को विशेषता करता है? इसमें है सो जो जीन पियाजे द्वारा दिया गया है, इसमें कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, यह है सो ऑप्शन में कौन सा इस अवस्था को की विशेषता को बतलाता है? ऑप्शन 1 में देखते हैं परिकल्पित निगमनात्मक तर्क साध्यात्मक विचार। ऑप्शन 2 में संरक्षण कक्षा समावेशन। ऑप्शन 3 स्थगित अनुकरण पदार्थ अस्थायित्व। ऑप्शन 4 प्रतीकात्मक खेल विचारों की अनुकरणीयता। तो जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो है इसमें क्या विशेषता बतलाई गई है? तो इसमें है सो संरक्षण और कक्षा में समावेशन के बारे में है सो बतलाया गया है। कंजर्वेशन क्लास इंक्लूजन के बारे में है सो बतलाया गया है, इस अवस्था में डिस्कस है। तो राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 9। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी जीन पियाजे की संरचना है? ऑप्शन 1 स्कीमा। ऑप्शन 2 अवलोकन। ऑप्शन 3 अनुबंधन। ऑप्शन 4 प्रबलन। तो जो बता दें दोस्तों, बच्चों की जो संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे की संरचना है? तो कभी भी कोई भी बच्चा रहता है तो किसी नया आइडिया उसके अंतर्गत आता है तो पहले उसके दिमाग में स्कीमा चलता है और स्कीमा से उसका पुनर्बलन होता है। दिमाग है सो जागरूक होता है और इसका है सो इस तरह से राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1 स्कीमा। और संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से जीन पियाजे की संरचना है? तो यह है सो स्कीमा है सो संरचना है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 9, सॉरी दोस्तों, प्रश्न संख्या 10। आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए? आकलन का है, इसमें पूछा जा रहा है आकलन का क्या प्राथमिक उद्देश्य होना चाहिए? ऑप्शन 1 विद्यार्थियों के लिए श्रेणी निश्चित करना। ऑप्शन 2 संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना। ऑप्शन 3 विद्यार्थियों के प्राप्त अंकों के आधार पर उनको नामांकित करना। और ऑप्शन 4 में दिया हुआ रिपोर्ट कार्ड में उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण अंकित करना। तो जो आकलन का प्राथमिक उद्देश्य होता है क्या होता है? संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों को अस्पष्टता एवं भ्रांतियों को समझना। तो राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2, जो कि कन्फ्यूजन अबाउट रिलेटेड कॉन्सेप्ट से संबंधित होता है। इसमें बच्चे का क्लियरिटी के बारे में और कन्फ्यूजन जो होता है उसको है सो दूर करना, समझना, यह आकलन का प्राथमिक उद्देश्य होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 11। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा बुद्धि के बारे में सही है? ऑप्शन 1 बुद्धि एक निश्चित योग्यता है जो जन्म के समय ही निर्धारित होती है। ऑप्शन 2 बुद्धि को मानकीकृत परीक्षण के प्रयोग से सटीकता रूप से मापा एवं निर्धारित किया जा सकता है। ऑप्शन 3 बुद्धि एक एकात्मक कारक तथा एक एकांकिक विशेषक है। बुद्धि बहुआयामी है तथा यह जटिल योग्यताओं का एक समूह है। तो बुद्धि के कथन के बारे में कौन सा सही होगा? तो इसमें जो दिया हुआ है बुद्धि कैसा होता है? बहुआयामी होता है तथा जटिल योग्यताओं का एक समूह होता है। तो राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 12। रूही हमेशा समस्या से एकाधिक समाधानों के बारे में सोचती है। इनमें से काफ़ी समाधान मौलिक होते हैं। रूही किन गुणों का प्रदर्शन
कर रही है। यानी एक रूही नाम की बच्ची होती है जो एक से अधिक समाधानों के बारे में सोचती है और इनमें से काफ़ी समाधान मौलिक होते हैं। और रूही किन गुणों का प्रदर्शन कर रही है, देखते हैं ऑप्शन में। ऑप्शन 1 में दिया हुआ है सृजनात्मक विचार यानी क्रिएटिविटी थिंकर। ऑप्शन 2 अभिसारी विचारक कॉग्निटिव कंजर्वेटिव थिंकर। और ऑप्शन 3 में दिया हुआ है अनमन्य विचारक रिगिड थिंकर। और ऑप्शन 4 में दिया हुआ आत्म केंद्रित विचारक। तो यह रूही है की समस्या है और यह एक से अधिक समाधान के बारे में सोचती है और जो इसका काफ़ी समाधान है मौलिक होते हैं। तो यह किन गुण को दर्शा रहा है, तो यह सृजनात्मक विचार को दर्शा रहा है। यानी रूही क्रिएटिव थिंकर है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 13। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो शिक्षण अधिगम की जो प्रक्रिया है इसमें वंचित समूह से जो संबंधित विद्यार्थी होते हैं उसके द्वारा सहभागिता को कम होने की स्थिति में एक शिक्षक को क्या करनी चाहिए। तो ऐसे सिचुएशन में शिक्षक को क्या करनी चाहिए, ऑप्शन में दिया हुआ देखते हैं राइट आंसर कौन सा होता है। बच्चों को विद्यालय छोड़ने के लिए कहना चाहिए। ऑप्शन 2 इस स्थिति को जैसे है स्वीकार कर लेना चाहिए। ऑप्शन 3 इन विद्यार्थियों से अपनी अपेक्षाओं को कम करना चाहिए। ऑप्शन 4 अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए तथा बच्चों की सहभागिता में सुधार करने के लिए नए नए तरीके ढूंढने चाहिए। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4 जो कि सबसे बेस्ट है। बच्चों को विद्यालय छोड़ने के लिए भी कहना चाहिए, ये भी सही है। इस स्थिति को जैसे है वैसे स्वीकार कर लेनी चाहिए, नहीं। ऑप्शन 3 में जो कि दिया हुआ इन विद्यार्थियों को अपनी अपेक्षाओं को कम करना चाहिए, जी अपेक्षा कम नहीं करना चाहिए, अपेक्षा और बढ़ानी चाहिए। तो इस तरह से सबसे अच्छा बेस्ट है ऑप्शन है अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए तथा बच्चों की सहभागिता में सुधार करने के लिए टीचर को नया नया तरीकों को आजमाना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 40। एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को ऑप्शन 1 तैयार नहीं करना चाहिए, ऑप्शन 2 कभी कभी तैयार करना चाहिए, ऑप्शन 3 सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए और ऑप्शन 4 तैयार करने के लिए हतोत्साहित होना चाहिए। तो एक समावेशी कक्षा में शिक्षक को विशिष्ट शैक्षणिक योजनाओं को क्या करना चाहिए, सक्रिय रूप से तैयार करनी चाहिए। ऑप्शन 3 हो जाएगा शुड एक्टिवली प्रिपेयर। कैसे होना चाहिए, एक्टिव होनी चाहिए और पूरा प्रिपेयर होना चाहिए सक्रिय रूप से। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं तभी एक समावेशी कक्षा को सही रूप से संचालन किया जा सकता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 15। पाठन वैकल्य बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या है। यहाँ पे पूछा गया है लर्निंग डिसेबिलिटी से, जो कि यहाँ से प्रश्न निश्चित 1-2 पूछ ही लिया जाता है। तो डिसलेक्सिया के बारे में पूछा जा रहा है पठन वैकल्य। तो ऑप्शन 1 में देखते हैं न्यून अवधान विकार, ऑप्शन 2 अपसारी चिंतन पढ़ने में धारा प्रवाहिता, ऑप्शन 3 धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता, ऑप्शन 4 एक ही गति विषय कार्य को बार बार दोहराना। तो पठन वैकल्य बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या होता है। तो पठन वैकल्य में बता दें दोस्तों कि बच्चों को धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता होती है, वह फ्लुएंसी नहीं पढ़ पाते हैं, रुक रुक कर पढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 60। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2019 में उल्लेखित की गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित में किस पर आधारित है। यह एक्ट 2009 से जो लिया गया है राइट टू एजुकेशन से, और NEP से भी प्रश्न पूछा जाता है और राइट टू एजुकेशन से भी पूछा जाता है।
तो ये सभी है सो ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें पूछा जा रहा है, देखते हैं इसका ऑप्शन। व्यवहारवादी सिद्धांत, ऑप्शन 2 अशक्त बच्चों के प्रति सहानुभूति अभिवृत्ति, ऑप्शन 3 में अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य, और ऑप्शन 4 में दिया हुआ है मुख्यतः वैषयिक शिक्षक उपलब्ध करा के अशक्त बच्चों को मुख्य धारा में शामिल करना। तो जो शिक्षा का अधिकार है, राइट टू एजुकेशन, 2009 के अनुसार इसमें समावेशी शिक्षा के बारे में क्या अवधारणा को है सो लाई गई थी या जोड़ी गई थी? तो इसमें है सो अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य। तो इसमें ऑप्शन 3 हो जाएगा, जो कि इसमें दिया हुआ है अधिकार से संबंधित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 70। संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से, ऑप्शन 1 में दिया हुआ है यंत्रवत याद करने पर आधारित है, ऑप्शन 2 प्रबलन पर केंद्रित है, ऑप्शन 3 अनुबंधन द्वारा अर्जित है, और ऑप्शन 4 अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है। तो क्या है संरचनावादी जो कंस्ट्रक्टिव के बारे में है, सो संरचनावादी के बारे में क्या ढांचे अधिगम के प्राथमिक रूप है? तो इसमें जो दिया हुआ है यंत्रवत याद करने पर आधारित, जो कि ऑप्शन 1 में है, दूसरा में है प्रबलन पर केंद्रित, ऑप्शन 3 में जो दिया हुआ है अनुबंधन द्वारा अर्जित, और ऑप्शन 4 में दिया हुआ अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित। तो राइट उत्तर हो जाएगा जो संरचनावादी ढांचे कैसी होती है, तो संरचनावादी ढांचे अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित होते हैं। जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। इसमें अनुबंधन द्वारा अर्जित नहीं किया जाता है, प्रबलन या जोर नहीं दिया जाता है, इस पर याद उत करने के लिए नहीं दिया जाता है, जबकि याद करना ना रोट मेमोराइजेशन है, सो नेगेटिव टेक वर्ड है। तो इसलिए राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 18। अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बनाए गए सहानुभूति सिद्धांतों के संदर्भ में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? यहाँ पे पूछा गया है सहानुभूति सिद्धांत यानी न्यू थ्योरीज के बारे में पूछा जा रहा है। इसके संदर्भ में जो बच्चे होते हैं, चिल्ड्रेन होते हैं, कंस्ट्रक्ट अबाउट वेरियस फोनोमेन, इसमें क्या है सो इसके संदर्भ में होना चाहिए। जो फेनोमेनन है क्या होता है इसमें है सो देखते हैं ऑप्शन में क्या राइट होता है, शिक्षक को क्या करनी चाहिए। तो ऑप्शन 1 में बच्चों के इस सिद्धांतों को अनदेखा करना चाहिए, ऑप्शन 2 में दिया है बच्चों को दंडित करना चाहिए, जो कि यह ऑप्शन लगता है रॉन्ग होगा। ऑप्शन 3 में बार बार याद करने के लिए, यह भी है सो रॉन्ग है, जो सिद्धांत को बल देना चाहिए नहीं। ऑप्शन 4 में दिया हुआ है प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों के इन सिद्धांतों को चुनौती देनी चाहिए। तो राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4, प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों के इन सिद्धांतों को चुनौती देनी चाहिए, जो कि यहाँ पे इंग्लिश में दिया हुआ है शुड बी चैलेंज्ड बाय प्रेजेंटिंग काउंटर एडवांस एंड एग्जाम्पल। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 19। छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है? चाइल्ड सेंटर पेडागोगी प्रमोटेड। इसमें है सो ऑप्शन में देखते हैं केवल पाठ्यपुस्तकों पर निर्भर होना, ऑप्शन 2 में बच्चों के लिए अनुभवों को प्रमुखता देना, ऑप्शन 3 यंत्रवत याद करना, ऑप्शन 4 योग्यता के आधार पर विद्यार्थियों को नामांकित करना तथा वर्गीकरण करना। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा जो छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है, तो ऑप्शन 2 बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना।
नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 20। संवेग एक संज्ञान एक दूसरे से खाली स्थान है दोस्तों। ऑप्शन 1 में दिया हुआ है पूर्णतया अलग, ऑप्शन 2 स्वतंत्र, ऑप्शन 3 सन्निहित, ऑप्शन 4 संबंधित नहीं। तो राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4 सन्निहित। संवेग एवं संज्ञान जो होता है एक दूसरे से क्या होता है, सन्निहित होता है, यानी इंटर ऑन विथ होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 21। संरचनावादी सिद्धांत के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। ऑप्शन 1 अधिगम पूर्ण उत्पाद एवं स्मरण की प्रक्रिया, ऑप्शन 2 अधिगम यंत्र याद करने की प्रक्रिया, ऑप्शन 3 अधिगम आवृत्ति संबंध के द्वारा व्यवहारों का अनुबंधन है, और ऑप्शन 4 में दिया हुआ है अधिगम संक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है। तो जो रचनावादी सिद्धांत है क्या है सो निर्देश देता है, तो अधिगम संक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है। तो राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 22। विद्यार्थियों को स्पष्ट उदाहरण एवं गैर उदाहरण देने का क्या परिणाम है। जो बच्चे होते हैं उसको स्पष्ट उदाहरण और गैर उदाहरण देने का क्या परिणाम होते हैं। ऑप्शन 1 अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए यह एक प्रभावशाली तरीका है। ऑप्शन 2 यह विद्यार्थियों के दिमाग में भ्रांतियाँ उत्पन्न कराता है। ऑप्शन 3 यह अवधारणाओं की समझ में अभाव पैदा करता है। ऑप्शन 4 यह अवधारणात्मक समझ के बजाय कार्यविधि प्रतीकात्मक ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करता है। तो जो विद्यार्थी को स्पष्ट उदाहरण एवं गैर उदाहरण जो दिए जाते हैं इसका क्या परिणाम होता है, तो परिणाम है अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए यह प्रभावशाली तरीका है। राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1 जो कि इफेक्टिव वे है सो पॉजिटिव टेक वर्ड है, तो इसलिए भी यह है सो सही उत्तर होगा, जिसमें बच्चों को है सो जो उदाहरण है और उसके गैर उदाहरण भी देंगे तो अवधारणा जो अवधारणाएँ हैं उसको है सो समझ सकते हैं प्रभावशाली तरीका से। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 23। बच्चों को अधिगम गतिविधियों में भागीदारी करने के लिए लगातार पुरस्कार देना व दंड का प्रयोग करने से क्या प्रभाव होता है। इसमें पूछा जा रहा है दोस्तों कि जो बच्चे हैं अधिगम गतिविधि में जो भाग लेते हैं उसको है सो बच्चों को लगातार हम पुरस्कार देंगे व दंड का प्रयोग करेंगे तो बच्चों पर क्या असर पड़ेगा, क्या इफेक्ट होने वाली है। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन 1 बाहरी अभिप्रेरणा कम होती है। ऑप्शन 2 आंतरिक अभिप्रेरणा बढ़ती है। ऑप्शन 3 यह बच्चों को प्रदर्शन आधारित लक्ष्यों के बजाय निपुणता पर ध्यान देने के लिए प्रोत्साहित करेगा। और ऑप्शन 4 में दिया हुआ अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि तथा जिज्ञासा कम होगी। तो राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4 जो कि इसमें है सो बच्चों को है सो पुरस्कार देना और दंड देना, जो कि यह है सो बाह्य अभिप्रेरणा के अंतर्गत आ जाएगा। इसमें है सो इसलिए अधिगम में बच्चों को स्वाभाविक अभिरुचि तथा जिज्ञासा कम होगी। तो इसमें है सो दंड भी दिया जा रहा है, पुरस्कार भी दिया जा रहा है, यानी बाहरी प्रेरणा भी दिया जा रहा है। यहाँ तो आंतरिक प्रेरणा की बातें नहीं हो रहा है ताकि बच्चे अंदर से मोटिवेट हो। तो इसमें है सो क्या होगा, बच्चा पर असर पड़ेगा। अधिगम में है बच्चे वह स्वाभाविक रूप से अभिरुचि तथा जिज्ञासा है सो उसकी कम हो जाएगी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 24। निम्नलिखित में से कौन सी प्रथाएं सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती है। ऑप्शन 1 यहाँ पे है सो कूट में है दिया हुआ, इसको है सो बतलाना है। ऑप्शन 1 में है शारीरिक दंड। ऑप्शन 2 में है सहयोगात्मक अधिगम पर्यावरण। ऑप्शन 3 में है सतत एवं समग्र मूल्यांकन। और ऑप्शन 4 में है यहाँ पे निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन।
तो यहाँ पे ऑप्शन 1 का क्या या ऑप्शन 2 ऑप्शन 3, तो जो यहाँ पे यह है सो स्टेटमेंट दिया हुआ है, इसमें सो समझिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो सार्थक अधिगम को कौन सा है सो बढ़ावा दे सकता है। यहाँ पे प्रथाएं दिया हुआ है, तो देखते हैं इसमें कि इसमें देखा जाए प्रश्न संख्या 24 में 1 शारीरिक दंड जो कि बच्चा को नहीं देना चाहिए, और सहयोगात्मक अधिगम पर्यावरण, तो यह है सो सही है। तो यह सहयोगात्मक अधिगम होनी चाहिए, और सतत एवं समग्र मूल्यांकन भी होना चाहिए, और बच्चों के बीच है सो कभी तुलना नहीं करना चाहिए, तुलनात्मक मूल्यांकन नहीं करना चाहिए। उसको ये नहीं कहना चाहिए कि तुम मुझसे कम लाया है, उसे देखो तुमसे ज़्यादा वो लाया है। इसमें क्या होता है, बच्चों का जो है सो मनोबल गिर जाता है। तो बच्चों के साथ कभी इस तरह निरंतर है सो तुलनात्मक मूल्यांकन नहीं करना है। बच्चों को है सो सहयोगात्मक अधिगम पर्यावरण से संबंधित करवा सकते हैं, एवं सतत एवं समग्र मूल्यांकन करना बहुत अच्छा माना जाता है। तो इसमें हो जाएगा 2 3। देखते हैं 2 और 3 किस में है, तो 2 और 3 सिर्फ 2 में है। और इसको है सो इस तरह के प्रश्न को है सो इसको हम लोग है सो एलिगेशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते थे, बना क्लियर कर सकते थे, क्योंकि शारीरिक दंड देना हम सभी जानते हैं कि गलत होता है। तो ऑप्शन 1 पहला में गलत है, यहाँ पे भी है, काट दीजिए। यहाँ पे 2 है, और निरंतर तुलनात्मक तुलना भी करना रोंग है। तो 3 यानी 4 आ रहा है, तो 4 भी रोंग है। तो 2 ऑप्शन तो इसी साइड हुआ, बचे यहाँ पे 2 ऑप्शन। तो 2 ऑप्शन में देखेंगे, तो इसमें है सो निरंतर तुलनात्मक, यह रोंग है। तो राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2, यहाँ पे 2 और 3। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 25। शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार सहज कर सकते हैं। ऑप्शन 1 में देखते हैं, एक व्याख्यान देकर। ऑप्शन 2 में प्रतियोगात्मक अवसरों की व्यवस्था करके। ऑप्शन 3 में बार बार यांत्रिक अभ्यास के द्वारा। ऑप्शन 4 में दिया हुआ है, अन्वेषण एवं परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध कराना। तो राइट उत्तर हो जाएगा इसका 25 का 4, जो कि शिक्षक बच्चों को जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार है सो सहज और सरल कर सकते हैं। तो अन्वेषण यानी कि खोज करके, उसमें अन्वेषण करके, सुधार करके, परिचर्चा करके, और इन सभी को है सो अवसर उपलब्ध करा के। तो अन्वेषण एवं परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध कराना, ताकि बच्चों को है सो नया नया अपॉर्चुनिटी देंगे, और उसके बारे में हम एक्सप्लोर करेंगे। तो है सो बच्चा की जो जटिल अवधारणाएँ हैं सो वो समझ सकते हैं, जो जटिल समस्याएं हैं सो उसको समझ सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 26। एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनाने के लिए किस प्रकार प्रोत्साहन कर सकती है। देखते हैं ऑप्शन में। ऑप्शन 1 में दिया हुआ है, प्रत्येक छोटे कार्य के लिए भौतिक पुरस्कार। ऑप्शन 2, केवल प्रतीकात्मक ज्ञान पर बल महत्व देकर। ऑप्शन 3, गलत उत्तरों को अस्वीकार करके, दंडित करके। ऑप्शन 4, बच्चों को सहानुभूति, जो बच्चों को है सहानुभूति अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करना करके, तथा उसी पर आधारित विचार मंथन करके। तो राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4। तभी है सो बच्चे प्रभावशाली समस्या को समाधान कर सकते हैं, और समाधान करने के लिए उसे उन बच्चों को प्रोत्साहन मिल सकती है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 27। निम्नलिखित अवधि में से किससे शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है। इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा अवधि में शरीर का है सो विकास, वृद्धि और विकास तीव्र गति से होता है। ऑप्शन 1 में देखते हैं, शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल अवस्था। ऑप्शन 2, प्रारंभिक बाल अवस्था एवं मध्य बाल अवस्था। ऑप्शन 3, मध्य बाल अवस्था एवं किशोरावस्था।
और ऑप्शन 4 में दिया हुआ है दोस्तों किशोरावस्था एवं वयस्कता। तो वयस्कता में हो ही नहीं सकते हैं, किशोरावस्था में उतना स्पीड से नहीं होता है। मध्य बाल अवस्था कुछ हद तक हो सकता है, लेकिन नहीं, इसमें नहीं प्रारंभिक। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1 शिशुअवस्था एवं प्रारंभिक बाल अवस्था में है सो जो बच्चे होते हैं उसकी शारीरिक वृद्धि एवं विकास की जो गति है सो बहुत तीव्र से जल्दी जल्दी बढ़ने लगते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 28। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? इसमें नेगेटिव पूछा गया है। ऑप्शन 1 में दिया हुआ विकास जीवन पर्यंत होता है। ऑप्शन 2 विकास परिवर्तय होता है। ऑप्शन 3 विकास आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों के द्वारा प्रभावित होता है। और ऑप्शन 4 में दिया हुआ विकास सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं करते हैं। तो इसका हो जाएगा नेगेटिव पूछ रहा है। तो विकास है सो जीवन पर्यंत चलने वाला होती है प्रक्रिया, विकास परिवर्तय होता है, और विकास आनुवंशिक एवं पर्यावरण यानी इन्वायरमेंट और हेरिडिटी का है सो इसमें है दिया हुआ दोनों एक साथ होता है। माने कि जो बच्चों का विकास होता है उसमें आनुवंशिकता भी होना बहुत ज़रूरी है और पर्यावरण का भी होना बहुत ज़रूरी है, दोनों के प्रभाव से होता है। तो यह है सो राइट है तीनों ऑप्शन। तो रॉन्ग कौन सा है? ऑप्शन 4 विकास सार्वभौमिक है तथा संस्कृति के संदर्भ में प्रभावित नहीं करते, जबकि है सो जो समाज भी है सो संस्कृति संदर्भ में प्रभाव होता है। यानी जैसा समाज होता है वैसे बच्चे निकलते हैं, समाज से ही सीखते हैं। तो इसमें दिया हुआ संस्कृति के संदर्भ में इससे प्रभावित नहीं करते, तो इसलिए हो जाएगा इसका राइट उत्तर ऑप्शन 4। तो नेगेटिव का भाई नेगेटिव ऑप्शन 4। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 29। व्यक्तिगत विभिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या है? ऑप्शन 1 लोगों के द्वारा माता पिता से प्राप्त आनुवंशिक संकेत पद्धति या कोड। ऑप्शन 2 जन्मजात विशेषताएं। ऑप्शन 3 पर्यावरणीय प्रभाव। और ऑप्शन 4 आनुवंशिकता एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया। तो जो व्यक्तिगत विभिन्नता एवं प्राथमिक कारण क्या हो सकता है? तो इसमें इन्वायरमेंट दिया हुआ है, पर्यावरण, और आनुवंशिकता इसमें जो कि हेरिडिटी से दोनों क्या है बीच में जटिल पारस्परिक क्रिया होती है, जिसके कारण है सो व्यक्तिगत विभिन्नताओं का प्राथमिक कारण हो सकता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 30। और बता दें दोस्तों यह है सो सीडीपी के भाग से यह अंतिम प्रश्न है। इसमें है सो 30 प्रश्न पूछे जाते हैं सीडीपी से, और 30 प्रश्न में है सो 30 मिनट टाइम दिया जाता है। तो इसको हम देखते हैं प्रश्न संख्या 30, और यह अंतिम प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय समाजीकरण एजेंसी का उदाहरण है? यह भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। परिवार एवं आस पड़ोस। ऑप्शन 2 परिवार एवं मीडिया। ऑप्शन 3 विद्यालय एवं मीडिया। ऑप्शन 4 मीडिया एवं पास पड़ोस। तो राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2 मीडिया एवं पास पड़ोस है सो क्या है द्वितीय समाजीकरण है। और परिवार और पास पड़ोस ये सब क्या है? परिवार है सो प्राथमिक समाजीकरण एजेंसी के अंतर्गत आ जाता है। तो पूछा है इसमें द्वितीय समाजीकरण का एजेंसी का उदाहरण, तो मीडिया एवं आस पड़ोस है सो पास पड़ोस है सो राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4 मीडिया और आस पड़ोस। और बता दें दोस्तों इस तरह से हम लोग सीडीपी का 30 क्वेश्चन एनालिसिस कर लिए, और हमें उम्मीद है कि आप लोग को यह सेशन अच्छा लगा हुआ होगा। और बता दें दोस्तों कि यह सेशन थोड़ा सा भी अच्छा लगा हुआ होगा तो तहे दिल से इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों और सहपाठियों के साथ भी शेयर कीजिएगा, ताकि उन लोग को भी सहायता हो सके, एग्ज़ाम क्लियर कर सके। और इस चैनल मिक्का एकेडमी को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा दोस्तों। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह।